Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and welcome to your YouTube channel Fearless Innocent Man. डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 जो आपकी मैट्रिसेस है इसकी लेक्चर सीरीज में जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन भी मैंने बताया था और मैट्रिक्स का इनवर्स हमने फाइंड करना सीखा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, आज हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे एप्लीकेशन पर चलते हैं और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स की रैंक को निकालना सीखेंगे। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे बाय एक्लेन फॉर्म। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारा लेक्चर का नाम है और रैंक भी हम कौन से मेथड से निकालेंगे? एक्लेन फॉर्म से, जो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मिलकर बनता है एक्लेन फॉर्म। तो एक्लेन फॉर्म क्या होती है ये आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा। उसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है, एक्लेन फॉर्म की जो शॉर्टकट ट्रिक है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। फिर हम जाएंगे रैंक नलिटी थ्योरम पर और एग्जांपल्स वगैरह को कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि जो आपका यूनिट 1 का मैट्रिसेस का आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करना सीखेंगे। एक्लेन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, एक्लेन फॉर्म मैट्रिक्स की क्या होती है उसको मैं डिफाइन करूंगा। ट्रिक फॉर एक्लेन फॉर्म, एक्लेन फॉर्म की ट्रिक हम आपको बताने वाले आज के इस लेक्चर में। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एक्लेन फॉर्म, एक्लेन फॉर्म को बताने के बाद फिर हम मैट्रिक्स की रैंक को निकालना सीखेंगे। कैसे हम मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं एक्लेन फॉर्म से वो हम जानेंगे। फिर लास्ट में हमारा आता है इसमें रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक और नलिटी थ्योरम क्या होती है और कैसे उसको एग्जांपल में अप्लाई करेंगे वो डिस्कस होगा। विद इंपोर्टेंट एग्जांपल्स में सारी चीजें आपको बताने वाला हूं और लास्ट में आपको फॉर्म असाइनमेंट भी इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स में एक्लेन फॉर्म को। ठीक है, एक्लेन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एक्लेन फॉर्म एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है और हम यहाँ पे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं मैट्रिक्स की एक्लेन फॉर्म बनाने के लिए। एक्लेन फॉर्म को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। अगर किसी रो में, मान लो ये रो है हमारी, इसको देखिए आप, इसमें सारे एलिमेंट जीरो है। ठीक है, इस रो में सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो ये जो हमारी रो होगी इसको हम जीरो रो का नाम देंगे। इसको हम किसका नाम देंगे? जीरो रो, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो है। लेकिन अगर ऊपर बात करें इस वाली रो की, अगर हम बात करें इस वाली रो की, इसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है वन जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट जीरो है, ये तीनों एलिमेंट नॉन जीरो है। इसमें आपके सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो है। तो ऊपर की जो तीनों रो है ये हो जाएगी आपकी नॉन जीरो रोज। ये क्या हो जाएगी हमारी? नॉन जीरो रोज। मतलब किसी रो में अगर सारे एलिमेंट जीरो रहते हैं उसको हम जीरो रो कहते हैं और अगर किसी रो में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो आ गया तो उसको हम नॉन जीरो रो कहेंगे। ठीक है, तो नॉन जीरो रो और जीरो रो को जानने के बाद अब हम चलते हैं मैट्रिक्स की एक्लेन फॉर्म पर और फिर मैं बताऊंगा आपकी एक्लेन फॉर्म की ट्रिक। ठीक है, तो मैट्रिक्स की जो एक्लेन फॉर्म है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी इन एक्लेन फॉर्म। कोई मैट्रिक्स ए है वो हमारी एक्लेन फॉर्म में कहलाएगी इफ, यदि वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करे। यदि वो क्या करे? इन चार कंडीशन को फुलफिल करे तो हम मैट्रिक्स ए को एक्लेन फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन है एवरी जीरो रो ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी बिलो ए नॉन जीरो रो। अगर कोई जीरो रो आपके पास है मैट्रिक्स में, शुड बी बिलो, वो कहां पर होनी चाहिए? किसी भी नॉन जीरो रो के सबसे नीचे आपको रखनी है जीरो रो को, है ना? तो कोई भी अगर जीरो रो हमारी मैट्रिक्स में है तो उसको आपको बिलो साइड में, बिलो रखना है, नीचे की साइड में रखना है किसी भी नॉन जीरो रो से। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं तीनों की तीनों जो रो थी हमारी नॉन जीरो रो है और हमने जीरो रो को सबसे लास्ट में रखा है। जीरो रो को हमने कहां पर रखा है? सबसे लास्ट में रखा है। तो मतलब अगर कोई जीरो रो आपके पास है तो उसको आप नीचे की साइड रखेंगे, ऊपर हम नॉन जीरो रोज को रखेंगे और नीचे की साइड हम रखेंगे जीरो रोज को। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्लेन फॉर्म की फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, आपको क्या देखना है? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट देखना है इन ए रो, किसी भी रो में, शुड बी यूनिटी इफ पॉसिबल।
किसी भी रो में अगर आप जाते हैं और फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट देखते हैं तो वो आपका 1 होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, 1 बना सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम इसको 1 बना सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 1 एलिमेंट होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं पिवोट एलिमेंट या लीडिंग एंट्री भी इसको कहते हैं, कॉल्ड पिवोट एलिमेंट। मतलब किसी भी रो में अगर आप नॉन जीरो एलिमेंट देखते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट अगर किसी भी रो में आप देखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उसको हम क्या कहते हैं, पिवोट एलिमेंट या लीडिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस मैट्रिक्स को देखो, ये हमारी नॉन जीरो रो है, फर्स्ट वाली नॉन जीरो रो है, और जो पहला एलिमेंट है ये वाला, ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पहली रो का है, ये फर्स्ट रो के लिए लीडिंग एंट्री यानी कि पिवोट एलिमेंट का काम करेगा। दूसरी रो में चलता हूं, दूसरी रो में जब आपका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, ये तो जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यहां पर 1 है, ये दूसरी रो के लिए लीडिंग एंट्री यानी कि पिवोट एलिमेंट का काम करेगा। तीसरी रो में अगर जाते हैं आप तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपको यहां पर मिला। ठीक है, तो ये हमारा इस तीसरी रो के लिए लीडिंग एंट्री का काम करेगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स में लीडिंग एंट्रीज को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी नॉन जीरो रो में जाएंगे, पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखना है, जो भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट आएगा वही लीडिंग एंट्री का काम करेगा। तो यहां पर लीडिंग एंट्री है ये, दूसरी रो में लीडिंग एंट्री है ये, तीसरी रो में लीडिंग एंट्री है ये, या पिवोट एलिमेंट भी इसको कहते हैं। ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन पर चलते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी होती है, इफ ए कॉलम हैज पिवोट एलिमेंट, पिवोट एलिमेंट जिनको मैंने मार्क करके बताया आपको, है ना, अगर किसी कॉलम में आपको पिवोट एलिमेंट मिल जाए, ठीक है, देन ऑल एंट्रीज बिलो दैट, उसके नीचे जितनी भी एंट्रीज होगी, ऑल एंट्रीज बिलो दैट पिवोट एलिमेंट आर जीरो। अगर किसी कॉलम में आपको पिवोट एलिमेंट मिल जाता है, लीडिंग एंट्री मिल जाती है, तो जितनी भी एंट्री उसके नीचे होगी वे सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। ये एक्लन फॉर्म की कंडीशन होती है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पिवोट एलिमेंट है, और इसके नीचे ये एलिमेंट भी क्या है, जीरो है, ये एलिमेंट भी क्या है, जीरो है, ये एलिमेंट भी क्या है, जीरो है। ठीक है, ये आपका पिवोट एलिमेंट है इस दूसरे कॉलम में, है ना, और इसके नीचे के एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट भी जीरो है, ये एलिमेंट भी जीरो है। ठीक है, फोर्थ कॉलम में आपका, तीसरे कॉलम में कोई भी पिवोट एलिमेंट नहीं है, फोर्थ कॉलम में पिवोट एलिमेंट है ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, और आप देख सकते हैं इसके नीचे की जो एंट्री है वो जीरो है। तो थर्ड कंडीशन कहती है कि अगर किसी कॉलम में आपको लीडिंग एंट्री मिल जाए तो उसके नीचे के जो एलिमेंट्स है वे सभी जीरो होने चाहिए। आप देख सकते हैं इसके नीचे के एलिमेंट सारे के सारे क्या है, जीरो है। यानी कि तीसरी कंडीशन हमारी ये हो जाएगी एक्लन फॉर्म की। फिर चलते हैं फोर्थ कंडीशन पर। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉर ईच नॉन जीरो रो, अगर किसी भी नॉन जीरो रो को आप देखते हैं, सबके लिए है ये, द पिवोट एलिमेंट शुड बी इन आरएचएस। जो पिवोट एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो राइट हैंड साइड में मिलने चाहिए। किसकी कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन टू अपर रो पिवोट एलिमेंट। मतलब अगर आप इस वाले पिवोट एलिमेंट को देखते हैं और उसकी कंपैरिजन ऊपर वाले पिवोट एलिमेंट से करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको राइट साइड में मिलेगा। ये कहां पर मिलेगा आपको, राइट साइड में मिलेगा। ऐसे अगर इसकी कंपैरिजन इससे करें तो नीचे वाला जो पिवोट एलिमेंट है आपको राइट साइड में मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अगर ऊपर वाले रो के पिवोट एलिमेंट से कंपैरिजन करें तो ऊपर वाले की कंपैरिजन में नीचे वाला हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आपका क्या हो गया, 1 1 0 3 4, और इसको मैं कह देता हूं क्या, 0 1 4 3, और 0, या इसको मैं यहां पे कह देता हूं 1। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं यहां पर 1, सॉरी, इसको मैं 1 कह देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये पिवोट एलिमेंट अगर है तो ये एंट्री इसके लेफ्ट में हो जाएगी, लेफ्ट साइड में नहीं होनी चाहिए। जो भी पिवोट एलिमेंट्स आपको मिलेगा कंपैरिजन करने पर वो हमेशा इस तरीके से राइट साइड में मिले, इस तरीके से राइट साइड में मिले। तो ये होती है फोर्थ कंडीशन। अगर कोई भी मैट्रिक्स इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो एक्लन फॉर्म में कहलाती है। और ये जितनी भी मैंने चारों मैट्रिक्स लिखी है ये सभी की सभी एक्लन फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है। कैसे, इसमें कोई भी जीरो रो नहीं है, अगर नहीं है तो पहले वाला जो स्टेप है वो तो उसमें कट हो जाएगा। दूसरे स्टेप पर चलते हैं।
इस नॉन जीरो रो में गए ये एलिमेंट, इस नॉन जीरो रो में गए ये एलिमेंट आपका 1 है, पिवोट एलिमेंट का काम करेगा। इस नॉन जीरो रो में गए जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है आपको यहां पर मिला, ये भी पिवोट एलिमेंट का काम करेगा। इस नॉन जीरो रो में गए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यहां पर मिलेगा, ये भी पिवोट एलिमेंट का काम करेगा। इस नॉन जीरो रो में यहां पर गए जो आपको फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा यहां पर मिलेगा, ये भी पिवोट एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है किसी रो में 1 होना चाहिए, आप देख सकते हैं 1 है और वो पिवोट एलिमेंट कहलाता है। तीसरी कंडीशन, अगर किसी कॉलम में पिवोट एलिमेंट मिल जाता है उसके नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। आप देख सकते हैं इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है ये तीनों जीरो है। इस कॉलम में इसके नीचे के जो एलिमेंट है दोनों जीरो है। इस कॉलम में इसके नीचे का जो एलिमेंट है वो जीरो है। इसके नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसके लिए कंडीशन वो फुलफिल होगी ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। फोर्थ कंडीशन आप देख सकते हैं कि किसी भी नॉन जीरो रो में अगर आप जाते हैं, पिवोट एलिमेंट्स, नीचे वाली रो का पिवोट एलिमेंट ऊपर वाली रो के कंपैरिजन में हमेशा राइट साइड में रहे। आप देख सकते हैं ये वाला पिवोट एलिमेंट राइट साइड में है, नीचे वाला, है ना। और इसकी कंपैरिजन में अगर इसको देखें ये भी राइट साइड में है, इसकी कंपैरिजन में इसको देखो तो राइट साइड में है। मतलब राइट साइड में पिवोट एलिमेंट्स होने चाहिए, उधर की तरफ लेफ्ट साइड में ना मिले। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में भी हमारी एक्लेन फॉर्म की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। ठीक है, और जो हमारी नीचे वाली दोनों मैट्रिक्स है इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ये आपका एलिमेंट जो है लीडिंग एंट्री या पिवोट एलिमेंट बन जाएगा। यहां पर ये पिवोट एलिमेंट बनेगा, यहां पर ये पिवोट एलिमेंट बनेगा। इसके नीचे दोनों जीरो, इसके नीचे ये जीरो और इसके नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि पिवोट एलिमेंट आपके राइट साइड में जाएंगे। सेम तरीके से यहां पर ये लीडिंग एंट्री होगा, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है दूसरी रो का, ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है तीसरी रो का, तो तीनों पिवोट एलिमेंट होंगे। इनके नीचे आप देख सकते हैं जीरो है, पिवोट एलिमेंट्स के नीचे जीरो होना चाहिए, जीरो है, और आपको ये राइट साइड में भी मिलेगी। तो इन चारों मैट्रिक्स को हम देखें तो ये चारों के चारों मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में है, क्योंकि एक्लेन फॉर्म की चारों कंडीशन ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। ये तो हो गई एक्लेन फॉर्म की मेन डेफिनेशन। अब हम एक्लेन फॉर्म की ट्रिक समझते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में है तो किन किन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। पहली कंडीशन, इन एक्लेन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, पहली कंडीशन होती है कि अगर आप रो वाइज जीरो एलिमेंट्स को देखते हैं, अगर आप रो वाइज जीरो एलिमेंट्स को देखें, मे बी इंक्रीजिंग बाई एटलीस्ट 1 जीरो, में इंक्रीज होंगे कम से कम एक जीरो से इंक्रीज होने चाहिए। जैसे कि अगर रो वाइज जाए तो ये आपका इस रो में तो कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं है, यहां पर इस रो में एक जीरो एलिमेंट है, इससे अगली रो में एक इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इंक्रीज होगा, इससे अगली रो में एक इंक्रीज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें एक जीरो एलिमेंट था, अगली में दो, और उससे अगली में तीन जीरो एलिमेंट आपके हो गए। मतलब कम से कम एक जीरो एलिमेंट रो वाइज जब नीचे की साइड जाएंगे तो वो इंक्रीज होना चाहिए एक्लेन फॉर्म की कंडीशन में। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम कॉलम वाइज जाए तो ये एलिमेंट्स जो जीरो एलिमेंट्स जो है वो हमारे डिक्रीज होने चाहिए। ठीक है ना, देखिए पहले कॉलम में अगर जाएं तो पहले कॉलम में तीन जीरो एलिमेंट है, उससे अगले कॉलम में कितने जीरो एलिमेंट आए, दो जीरो एलिमेंट आए, तो उससे अगले में एक जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो रो वाइज अगर जाते हैं तो ये जीरो एलिमेंट डिक्रीज होंगे, सॉरी अगर कॉलम वाइज जाते हैं तो ये एलिमेंट्स आपके जीरो एलिमेंट जो है डिक्रीज होंगे। इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें एक है। अगर रो वाइज देखे तो एक इसमें है, दो इसमें है, तीन इसमें है। रो वाइज इंक्रीज होंगे नीचे की साइड और कॉलम वाइज डिक्रीज होंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारी एक्लेन फॉर्म की ट्रिक होती है। और इसमें साथ में मैंने ये भी लिखा है कि एक्स्ट्रा जीरो इन रोज एंड कॉलम डज नॉट इफेक्ट एक्लेन फॉर्म, क्योंकि कंडीशन तो ये थी कि अगर इसमें एक जीरो है तो अगले में होनी चाहिए दो, उससे अगले में होनी चाहिए तीन, लेकिन ये भी तो आपका जीरो एलिमेंट है, ये भी हमारा जीरो एलिमेंट है, तो ये एक्स्ट्रा में आ गए। अगर एक्स्ट्रा जीरो एलिमेंट हमारे एक्लेन फॉर्म में हमें मिल जाते हैं तो उससे एक्लेन फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये सेम कंडीशन आपकी कॉलम के लिए भी होती है। अगर कॉलम में कोई एक्स्ट्रा जीरो आपको मिल जाती है तो उससे एक्लेन फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारी तीसरी कंडीशन है। कम से कम एक से इंक्रीज होना चाहिए रो वाइज और कॉलम में एक से डिक्रीज होना चाहिए कॉलम वाइज।
ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा जीरो मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर थी, दो यहाँ पर थी, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गई, और इसमें तीन जीरो हमारी आनी थी, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गई, तो इससे एक्लन फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है जिसको आप एक्लन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट नोट मैंने बताए हैं कि एक्लन फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। द एलिमेंट्स बिलो A11 A22 A3 शुड बी जीरो। मतलब एक्लन फॉर्म बनाने के लिए बहुत सिंपल सा काम है। जो आपके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं A11 A22 A33 A44 जो भी मैट्रिक्स में है, उनके नीचे के जो एलिमेंट्स है वो जीरो बनाने हैं। ऑपरेशंस लगाने हैं आपको रो वाले। ठीक है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। A11 के नीचे जीरो बनाना है, A22 के नीचे जीरो बनाना है, A33 के नीचे जीरो बनाना है। ये आपको पैटर्न याद रखना है। कैसी भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, सबके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा, द एक्लन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो एक्लन फॉर्म बनता है वो हमेशा उसका जो एक्लन फॉर्म बनता है वो हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये हमारी मैट्रिक्स जो है 4x4 की है। ठीक है, और 4x4 की आप देख सकते हैं कि ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंटों से ट्रायंगल बनेगा वो अपर साइड में बनेगा, और इस ट्रायंगल से नीचे का एलिमेंट क्या है, जीरो है। और वैसे भी आपने एक्लन फॉर्म में पढ़ा है, ये A11 होगा, इसके नीचे क्या होना चाहिए, जीरो। ये A22 होगा, इसके नीचे क्या होना चाहिए, जीरो। ये A33 होगा, इसके नीचे क्या होना चाहिए, जीरो। और ये A44 है, इससे नीचे तो एलिमेंट है ही नहीं, तो उसके लिए कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर एक्लन फॉर्म की बात करें तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा बनती है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल से नीचे एलिमेंटों को जीरो बनाना है, और अगर एक्स्ट्रा जीरो आ जाए तो एक्लन फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल ये भी हमारी जो है 4x4 की है, तो इसमें आपका डायगोनल ये बनेगा, और डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, जीरो। आप देख सकते हैं इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो है, डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो है। ठीक है, तो ये भी हमारी एक्लन फॉर्म बनेगी। और साथ ही साथ में ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो अपर की साइड में बनेगा, इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म भी बनेगी, एक्लन फॉर्म ये है ना। और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा जीरो मिले हैं, इससे हमारी एक्लन फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखो एक्स्ट्रा जीरो एलिमेंट है, इससे एक्लन फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन काम है डायगोनल से नीचे जो एलिमेंट्स है उनको हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी जो एक्लन फॉर्म है वो हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। फॉर एग्जांपल ये 3x3 की है, ये भी देख सकते हैं, डायगोनल से नीचे तो बना जीरो, डायगोनल से नीचे सब एलिमेंट क्या है, जीरो है, और ये बनेगा अपर ट्रायंगल, इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स है आपकी 3x4 की, तो 3x4 की है तो A11 का काम करेगा ये, उसके नीचे जीरो, जैसे कि मैंने नोट में बताया आपको। A22 का काम करेगा ये, उसके नीचे जीरो। A33 का काम करेगा ये। ठीक है, A33 ऑलरेडी जीरो है तो उसको हम वन बना भी नहीं सकते, तो हमें ना इससे नीचे जीरो बनाना है। ये एज एक डायगोनल का वर्क करेगा, प्रिंसिपल डायगोनल तो नहीं होगा, तो एक डायगोनल का वर्क करेगा। इस डायगोनल से नीचे आपके एलिमेंट जीरो होने चाहिए एक्लन फॉर्म में, तो इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको, तीन एलिमेंटों को जीरो बनाना पड़ेगा यदि 3x4 की मैट्रिक्स है तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है ये एक्लन फॉर्म की मेन डेफिनेशन है ऊपर, जो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, और मैंने उसकी ट्रिक्स आपको बताई कि रो वाइज एलिमेंट्स, जीरो एलिमेंट्स इंक्रीज होते हैं कम से कम एक से, कॉलम वाइज जीरो एलिमेंट डिक्रीज होते हैं कम से कम एक से। ज्यादा जीरोज आपको मिल जाती है रो और कॉलम में तो एक्लन फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा नोट मैंने बताया कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी एक्लन फॉर्म हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, मतलब डायगोनल से नीचे हमेशा एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक्लन फॉर्म है। अब हम एक्लन फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक को निकालना सीखते हैं। एक्लन फॉर्म में और रैंक में क्या रिलेशन होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक्लन फॉर्म, हाउ टू रिड्यूस मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म, बहुत सिंपल है किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में बनाना। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको क्या करना है, मान लो ये 4x4 की मैट्रिक्स दी है, इस एलिमेंट को आपको वन बनाना है। वन चाहे पहले बनाओ या बाद में बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A22 को भी हमें वन बनाना है,
A33 को भी हमें 1 बनाना है, A44 को भी हमें 1 बनाना है अगर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है तो। और इसके नीचे के जो एलिमेंट है इसको हमें जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये नीचे वाले, इनको हमें जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनाएंगे? जैसे कि आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इनवर्स में मैंने आपको बताया था, हमेशा क्या करना है आपको, इस A11 का यूज करना है और इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। रो वाले ऑपरेशन लगाने हैं, A11 का यूज करके इन तीनों को जीरो बनाना है। ऐसे ही A22 का यूज करना है और A22 का यूज करके इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। ठीक है, तो इसका यूज करके इन दोनों को जीरो बनाना है, ऐसे ही इसका यूज करके आपको इसको जीरो बनाना है। ठीक है, और इन्हीं एलिमेंट को जीरो बनाना है। डायगोनल से जो नीचे के एलिमेंट है इनको जीरो बनाना है बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सिंपल सी ट्रिक है एक्लेन फॉर्म में बदलने के लिए मैट्रिक्स को। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगानी आती है। ठीक है, और ये बातें आपको याद रखनी है। यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्लेन फॉर्म। एक्लेन फॉर्म में आपको केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है। दूसरा, अवॉइड फ्रैक्शनल कैलकुलेशन इफ पॉसिबल। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपको फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन से बचना है। मतलब आपको ऑपरेशन इस तरीके से लगाने हैं कि जो कैलकुलेशन है हमारी वो फ्रैक्शन में ना चले। अगर कैलकुलेशन फ्रैक्शन में चलेगी तो मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ऑपरेशन इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ताकि हमारी फ्रैक्शनली कैलकुलेशन ना आए। ठीक है, फिर आती है हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एक्लेन फॉर्म। एक्लेन फॉर्म मैंने बताई। एक्लेन फॉर्म बनाने के बाद जितनी भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज आती है उसी से उस मैट्रिक्स की रैंक डिफाइन होती है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एक्लेन फॉर्म। जितनी भी नॉन जीरो रोज होगी एक्लेन फॉर्म में ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जितनी भी नॉन जीरो रोज आपको एक्लेन फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, उनका जो नंबर आएगा, ठीक है, अगर 3 नॉन जीरो रो है तो रैंक 3 होगी, अगर 2 नॉन जीरो रो मिलती है तो रैंक 2 होगी। ठीक है, और वही हमारी मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। और रैंक को हम या तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, रैंक ऑफ ए से पूरा लिख देंगे रैंक और ब्रैकेट में ए, या फिर आप रो ऑफ ए से भी डिनोट कर सकते हैं, रो का साइन बनाते हैं फॉर द रैंक। ठीक है, और ये कुछ बातें नोट में मैंने लिखी है कि जो नल मैट्रिक्स की रैंक है, नल मैट्रिक्स क्योंकि आप जानते हैं कि सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसकी रैंक जीरो ही रहेगी। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर से लेस देन या इक्वल आएगी। मतलब अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर 4 होगा, तो उस मैट्रिक्स की रैंक या तो मैक्सिमम 4 आएगी या फिर 4 से कम आएगी। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर से लेस देन आती है या इक्वल आती है ऑर्डर के। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा फुलफिल होता है मैट्रिक्स की रैंक के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड कर सकते हैं। करना क्या है आपको, एक्लेन फॉर्म बनानी है रो ऑपरेशंस यूज करके। ऑपरेशंस वही लगेंगे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बताए थे। किन्हीं दो रो को या कॉलम को ऐड, कॉलम तो यहाँ पे यूज ही नहीं होगा, किन्हीं दो रो को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से रो को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ये तीन ऑपरेशन हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करने हैं। और एक्लेन फॉर्म में बनाने की ट्रिक मैंने बता दी। मेन काम है डायगोनल के एलिमेंटों को कोशिश कीजिए 1 बनाना, पहले बनाओ या बाद में बनाओ, और उसके नीचे के एलिमेंटों को 0 बनाना है। ठीक है, रो वाले ऑपरेशन यूज करके। और जितनी भी एक्लेन फॉर्म में नॉन जीरो रोज आती है उसी से उस मैट्रिक्स की रैंक डिफाइन होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय एक्लेन फॉर्म। इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। और इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको सॉल्यूशन में लिख देते हैं, गिवन करके, गिवन नहीं इसको लेट करके लिख लेते हैं। लेट, इसको हमने मान लिया कि हमारी ये ए मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स आपकी 3 3 3 3 3 3 3 3 3, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट 3 है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें एक्लेन फॉर्म में बदलना है। एक्लेन फॉर्म का मतलब डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 बनाने हैं। डायगोनल है इसका ये, डायगोनल है इसका ये, हमें 3 एलिमेंटों को 0 बनाना है, इसको, इसको और इसको।
और इससे ज्यादा जीरो अगर बन जाते हैं तो हमारी एक्लन फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा मोटो क्या है कि डायगोनल से नीचे के एलिमेंटों को जीरो बनाना बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर ऑपरेशन लगा लेते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है तो R2 में चेंज किया और R2 में से मैंने R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R3 में चेंज किया और R3 में मैंने R1 को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें यूज क्या करना है, इस 3 एलिमेंट को यूज करना है इन दोनों को जीरो बनाने के लिए। और ये हमारा R1 का एलिमेंट है, तो पहली रो में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगी 3 3 3, 3 माइनस 3 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो और ये जीरो, ये सारे एलिमेंट आपके जीरो हो जाएंगे। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बाई R1 को डिवाइड कर दो 3 से, इससे आपको मिलेगा 1 1 1 और ये 0 0 0 और 0 0 0। ठीक है, डायगोनल से नीचे के एलिमेंट हमें जीरो बनाने थे जो कि हमारे जीरो बन चुके हैं। डायगोनल से नीचे के एलिमेंट जीरो बनाने थे, ये एलिमेंट जीरो बन गए। ठीक है, ऊपर भी बल्कि हमें एक्स्ट्रा जीरो मिल गई, तो इससे एक्लन फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां पर जो रोज आई है ये हमारी पूरी रो जीरो रो है क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो है। ये भी हमारी पूरी रो जीरो रो है क्योंकि इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट रो है उसमें तीनों एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो रो होगी। ठीक है, अब अगर इसके मैट्रिक्स की रैंक बताए, एक्लन फॉर्म हमारी बन गई। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक बताए, रैंक ऑफ ए, तो ए की रैंक आएगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म, इन एक्लन फॉर्म इक्वल टू कितनी नॉन जीरो रोज है इसमें, वन नॉन जीरो रोज है, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमारी वन हो जाएगी। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, वन रैंक की मैट्रिक्स है ये हमारी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय एक्लन फॉर्म। इस मैट्रिक्स की रैंक हमें एक्लन फॉर्म से निकालनी है। ध्यान रखना, रैंक निकालने का एक दो मेथड और होते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म से, एक डिटरमिनेट मेथड से। एक्लन फॉर्म से हमें पूछा गया क्वेश्चन में, एक्लन फॉर्म इसमें लगाएंगे। तो जो भी हमें मैट्रिक्स दी है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में उसको लेट कर लेते हैं कैपिटल ए के बराबर। ये हमारी मैट्रिक्स है जिसको हमने कैपिटल ए के बराबर माना। फिर हमें इसमें ऑपरेशंस लगाने हैं। ऑपरेशन लगाने देख सकते हैं कि 4x4 की मैट्रिक्स है, तो कॉन्सेप्ट क्या रखना है आपको कि हमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स है, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स है, इनको वन बनाने की कोशिश करनी है। और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट जो है, इस लाइन से नीचे के जो एलिमेंट्स है सबको जीरो बनाना है। और जीरो बनाने का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया है कि हमें इस एलिमेंट का यूज करके इन तीनों को जीरो बनाना है। ठीक है, इस एलिमेंट का यूज करके इन दोनों को जीरो बनाना है, इस एलिमेंट का यूज करके इसको जीरो बनाना है। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं एक्लन फॉर्म का। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको वन बनाएंगे, क्योंकि वन बनाने से क्या होगा, वन बनाने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, और वन बनाने का सिंपल सा तरीका है कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें हम ऑपरेशन लगा देते हैं बाई R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R3 के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि जो थर्ड रो है वो तो फर्स्ट बन जाएगी 1 0 1 1, और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, सेकंड रो सेम रहेगी। ठीक है, और जो आपकी फर्स्ट रो है वो थर्ड की जगह पर पहुंच जाएगी, लास्ट रो सेम रहेगी। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने पिवोट एलिमेंट बनाया पहली रो का, जो कि वन है। आप देख सकते हैं वन बन जाएगा, वन से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ये हमारा फायदा होता है। बिना वन बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वन से कैलकुलेशन इजी होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वन का यूज करना है, इस वन का हमें यूज करना है और इन तीनों को जीरो बनाना है, इसको, इसको और इसको। ये ऑलरेडी जीरो है तो इन दोनों को जीरो बनाना है। ऑपरेशन लगेगा R2 में, और R2 में हम चेंज करेंगे R2 माइनस R1। ऑपरेशन लगेगा R3 में, और R3 में हम चेंज करेंगे R3 प्लस, ठीक है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी 2R2। तो ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो A विल बी इक्विवेलेंट टू, ठीक है, R1 में R4 में कोई चेंज नहीं है तो R1 सेम रहेगा 1 0,
1 1। R4 में कोई चेंज नहीं है तो वो भी सेम रहेगा, 0 1 1 -1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 -1 0, 2 -0 2, -3 -1 -4 और -1 -1 -2। कैलकुलेशन गलत ना हो तो आप रफली लिख करके कर सकते हैं कि R2 में से R2 को लिख लो इस तरीके से। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, R1 को लिख लो। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 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 माइनस, तो ये कट जाएगा, 0 आएगा। 2 -0 2 होगा, -3 -1 -4 होगा, -1 -1 -2 होगा। और यही मैंने वहां पर डायरेक्टली लिखा है। तो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मिस्टेक से बचना है तो आप इस तरीके से रफली लिखते हुए कैलकुलेशन को करेंगे ताकि गड़बड़ी ना हो। अब सेम तरीके से हमें R3 में चेंज करना है। R3 को लिख लेता हूं, -2 -1 3 -1। 2 की मल्टीप्लाई करनी है R2 के साथ, सॉरी R1 का यूज करना है कि R1 है हमारा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है R1 के साथ क्योंकि इसी एलिमेंट का यूज करना है ना, तो R1 में है ये हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 2 2 2 0 2 2। फिर हमें दोनों को प्लस करना है, इसको भी प्लस कर देंगे, प्लस प्लस प्लस। 2 -2 0 आएगा, -1 + 0 -1 आएगा, 3 + 2 5 आएगा और 2 -1 आपका 1 आएगा। यानी कि ये वैल्यू, ये वाली रो बनेगी हमारी 0 -1 5 एंड दिस वन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करते तो गलत होने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे। तो हमने इस वन को यूज किया और इन दोनों एलिमेंटों को रो ऑपरेशंस लगाते हुए 0 बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जाते हैं A22 पर। हम कोशिश करते हैं A22 1 बन जाए और फिर उस 1 का यूज करके इन दोनों को 0 बनाना है। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम R2 को 2 से डिवाइड कर दे तो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में भी नहीं जाएगी और ये हमारा 1 भी बन जाएगा। तो अब हमारा काम है, ऑपरेशन हम यहां पर लगाएंगे बाई। ऑपरेशन हमारा अप्लाई होगा R2 में और R2 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। ऐसा करने से हमारा जो R1 है वो सेम रहेगा। ठीक है, R2 में 2 से डिवाइड करने पर 0 1 -2 एंड ये आपका -1। R3 सेम रहेगा और ये आपको 0 1 1 -1। ठीक है, तो ये हमारी जो है मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। अब हमें इस वन का यूज करना है, ये जो वन है इसका यूज करना है और इन दोनों को 0 बनाना है जो कि नीचे है इसके, क्योंकि पिवोट एलिमेंट बन जाएगा, इसके नीचे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तब 0 बनेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब 0 बनेगा। तो ऑपरेशंस हमारे लगेंगे बाई। R3 में चेंज होगा और R3 में हम ऐड कर देंगे R2 को, 0 बन जाएगा। R4 में चेंज होगा, R4 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे R2 को, 0 बन जाएगा। इससे मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी वो लिख देते हैं। मैट्रिक्स आपको मिलेगी, पहली रो सेम रहेगी 1 0 1 1। ठीक है, दूसरी रो सेम रहेगी 0 1 -2 और ये -1। ठीक है, तीसरी रो इन दोनों को जोड़ना है, 0 + 0 0। ठीक है, -1 + 1 0 और ये 5 -2 3 और ये आपका -1 + 1 0। सेम तरीके से अब इनको घटाना है, 0 -0 0। ठीक है, 1 -1 0 और ये 1 -2 1 -2 जो कि 3 बन जाएगा। ठीक है, और -1 और -1 और एक माइनस साइन और फिर -1, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट के कितना आएगा 0। तो इस तरीके से दोनों ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो ये हमें जो है मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, A22 का यूज करके उसके नीचे 0 बना दिया। अब हमारा काम है इसको 1 बनाना और इसके नीचे 0 बनाना। इन दोनों को ही 1 बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेशन यहां पर लगाएंगे बाई। R2 में भी चेंज करेंगे और R2 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, R3 में भी चेंज करेंगे और R3 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से 1 0 1 1 पहली रो सेम रहेगी, 0 1 -2 -1 दूसरी रो सेम रहेगी, तीसरी रो हो जाएगी 0 0 1 0 और चौथी रो भी 0 0 1 0। ठीक है, अब इस 1 को यूज करना है
ये जो 1 है इसको यूज करना है, ये पिवोट एलिमेंट का काम करेगा, इसके नीचे जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है इसी का यूज करके, यानी कि R3 का यूज करके R4 में जीरो बनाना है। तो ऑपरेशन हमारा लगेगा बाई R4 में चेंज होगा और R4 में से R3 को घटा देंगे। ऐसा करने से पहली रो सेम रहेगी 1 0 1 1, दूसरी रो में हो जाएगा 0 1 -2 -1, तीसरी रो में 0 0 1 0, और ये 0 -0 0 0 -0 0 1 -1 0 और 0 -0। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स है उनसे नीचे हमने एलिमेंटों को जीरो बना दिया। तो मेन काम था डायगोनल के एलिमेंटों को 1 बना के चलना, क्योंकि 1 से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और उसके नीचे के एलिमेंट जीरो बनाना, और हमारी एक्लेन फॉर्म आ जाती है। तो देख लीजिए, ठीक है, ये हमारे जो डायगोनल से नीचे के एलिमेंट है सारे जीरो हो गए, और ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, मतलब इस मैट्रिक्स में ऊपर की साइड में ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल से नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो ये हमारी एक्लेन फॉर्म आ जाएगी। अब आपको देखना है कि ये जो हमारी एक्लेन फॉर्म आई है, ठीक है, इसमें कितनी नॉन जीरो रोज है, जितनी इसमें नॉन जीरो रोज होगी उतनी ही मैट्रिक्स की रैंक होगी, ठीक है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लेन फॉर्म, शॉर्ट में लिखता हूं इन एक्लेन फॉर्म। एक्लेन फॉर्म में जितनी भी नॉन जीरो रोज है, कितनी नॉन जीरो रोज है, एक तो है पूरी जीरो रो सबसे नीचे वाली, इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो रो है, इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो रो है, इसमें भी एक एलिमेंट ये 1 जो है नॉन जीरो है, नॉन जीरो रो है। तो कितनी नॉन जीरो रो हो जाएगी हमारी, नॉन जीरो रो हो जाएगी हमारी 1, ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 3। तो 3 नॉन जीरो रो यहां पर हमें मिलती है एक्लेन फॉर्म में, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 होगी। तो एक्लेन फॉर्म से इस तरीके से हम मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्लेन फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक निकालने का मेथड है। रैंक की अगर बेसिक डेफिनेशन को हम समझे तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ही मैट्रिक्स में उसकी रैंक कहलाती है, ठीक है। तो क्योंकि अगर कोई दो रो डिपेंड करेगी ना, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों रो इक्वल है, ये भी और ये भी, यानी कि डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर, अगर डिपेंड करेगी तो ऑपरेशन लगाने पर उनमें से कोई एक जीरो बन जाती है। जैसे कि ये वाली रो देखिए, ऑपरेशन लगाने पर ये दोनों सेम थी तो ये जीरो बन गई। तो एक्लेन फॉर्म में क्या होगा, जितनी भी रोज हमारी बचेगी वो इंडिपेंडेंट रोज होगी, और वही मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन करती है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको मैं आगे डेफिनेशन को बताऊंगा, फिलहाल मैंने आपको ओवरव्यू किया है। इसके बाद हम चलते हैं रैंक एंड नलिटी थ्योरम पर। आपने एक्लेन फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक निकालनी सीख ली। रैंक और नलिटी थ्योरम क्या होती है, अगर आपकी ए कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, देन अगर उसमें रैंक नलिटी थ्योरम की बात करें तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, मैट्रिक्स जो ए है उसकी रैंक प्लस नलिटी ऑफ ए, ये हमेशा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। मतलब अगर आपको रैंक नलिटी क्वेश्चन में पूछी जाती है मैट्रिक्स की, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें रैंक की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू रखेंगे तो नलिटी जो मैट्रिक्स की है वो निकल जाएगी, ठीक है। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे इसमें हम रैंक और नलिटी को फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल ए के बराबर, 1 2 1, और ये 2 3 3 और 3 5 4 एंड लास्ट इज 2 1 5। तो 1 2 1 2 3 3 और 3 5 4 2 1 5। हमें इस मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी दोनों निकालनी है। तो रैंक निकालने के लिए हम यूज करेंगे एक्लेन फॉर्म। तो एक्लेन फॉर्म क्या होती है कि हमें A11 ये है, A22 ये है, A33 ये है, ठीक है। तो A11 A22 और A33 को हमें यूज करना है, तीनों को, ठीक है। और इनके नीचे के जो एलिमेंट है, इनके नीचे 3 एलिमेंट है, एक तो ये 2, एक ये 1, एक ये 3, इन 3 एलिमेंटों को हमें जीरो बनाना है। अगर 3 एलिमेंट ये जीरो बन जाएंगे तो हमारी जो है एक्लेन फॉर्म आ जाएगी।
मतलब आपको A11 A22 A33 के नीचे 0 बनाना है, और A11 A22 A33 को हम 1 बना के चल सकते हैं क्योंकि 1 से कैलकुलेशन इजी होती है। लेकिन अगर 1 बनाना आपके लिए टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन में, तो विदाउट 1 के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, रैंक उससे भी सेम ही आती है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि 1 बना के चलूं क्योंकि 1 से कैलकुलेशन इजी होती है। लेकिन ध्यान रखना 1 बनाने में कैलकुलेशन फ्रैक्शनली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों के नीचे 0 बनाना है, तो ऑपरेशन लगेगा इस 1 का यूज करके 2 0 बनाना है, और इसी 1 का यूज करके ये 1 0 बनाना है, जैसे कि ट्रिक मैंने बताई थी। A11 का यूज करके उसके नीचे 0 बनाना है। तो ऑपरेशन हमारा लगेगा R2 में, और R2 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2R1। ऑपरेशन हमारा लगेगा R3 में, और R3 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका R1। तो जब ये दोनों ऑपरेशन यहां पर लगेंगे, मतलब हमें R2 में, यानी कि 2 3 5 1, ये R2 की वैल्यू है, 2 की मल्टीप्लाई R1 के साथ करनी है तो 2 मिलेगा, यहां पर 4 मिलेगा, यहां पर 6 मिलेगा, यहां पर 4 मिलेगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई R1 में करनी है, और फिर दोनों में माइनस का साइन करना है बीच में, तो माइनस 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 माइनस, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 6 -1, और ये 1 माइनस 4 हो जाएगा आपका -3। ठीक है, तो ये पहली रो सेम रहेगी 1 2 3 2, और ये हमारी रो हो जाएगी 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 6 -1, और 1 माइनस 4 -3। इस तरीके से आप रफली कैलकुलेशन कर सकते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। इसके बाद हमें ये दूसरा ऑपरेशन लगाना है। दूसरा ऑपरेशन है R3 में से R1 को घटाना है, तो 1 माइनस 1 सीधा है इसलिए डायरेक्ट कर देता हूं, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, और ये आपका 4 माइनस 3 1, और ये 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम है इस एलिमेंट को 1 बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम बाई R2 में चेंज करेंगे, और R2 को डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, क्योंकि किसी भी रो को हम नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 2 3 2, एंड दिस विल बी 0 1 1 3। ठीक है, 0 1 1 3। तो एक्लन फॉर्म में लाने के लिए बस आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, और इसको 0 बनाने के लिए हम यूज करेंगे इस 1 को, A22 को यूज करके उसके नीचे 0 बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम ऑपरेशन लगाएंगे बाई ऑपरेशन हमारा लगेगा कि R3 में से घटा देंगे R2 को, चूंकि ये दोनों की दोनों डिपेंडेंट रो है, दोनों की दोनों कैसी रो है, डिपेंडेंट रो है, तो आप देखिएगा इसमें से एक 0 हो जाएगी ऑपरेशन लगाने के बाद। तो हमें मैट्रिक्स जो है ये मिलेगी, पहली रो सेम रहेगी 1 2 3 2, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा 0 1 1 3, और तीसरी रो 0 माइनस 0 0, ये 1 माइनस 1 0, और ये 1 माइनस 1 0, और ये 3 माइनस 3 0। चूंकि दोनों इक्वल रो थी तो वो डिपेंडेंट रो थी। जब भी एक्लन फॉर्म में डिपेंडेंट रो आएगी तो ऑपरेशन लगने पर उनमें से एक 0 बननी है। ठीक है, तो ये हमारी एक्लन फॉर्म आ गई, क्योंकि हमने जो है डायगोनल से नीचे के एलिमेंटों को A11 A22 A33 से नीचे के एलिमेंटों को 0 बना दिया, और इधर अगर एक्स्ट्रा 0 मिल जाती है इससे हमारी एक्लन फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रैंक यहां पर आई है, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कितनी नॉन जीरो रोज है इसमें, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये पूरी रो जीरो रो है, तो केवल दो ही नॉन जीरो रो है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 2। इस मैट्रिक्स की कितनी रैंक होगी, 2 रैंक हो जाएगी। अब हमें निकालनी है इस मैट्रिक्स की नलिटी, तो नलिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वी हैव, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, नलिटी of A will be equal to number of columns, number of columns, number of columns minus rank of A। नंबर ऑफ कॉलम्स में से हमें मैट्रिक्स की रैंक को घटाना होता है, नलिटी निकल जाती है। दिस इंप्लाइज, जो नलिटी हमारी आएगी, नलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, और मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई है 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू होगा 2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक भी 2 है, और इस मैट्रिक्स की नलिटी भी 2 है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके।
रैंक निकालना है आपको एक्लेन फॉर्म से, जो कि मैंने बता दिया, और नलिटी का फॉर्मूला ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी रैंक नलिटी थ्योरम। लास्ट में डेफिनेशन जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इन ए मैट्रिक्स। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज की संख्या होती है मैट्रिक्स में, इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। ये मैंने आपको बताया था कि जो भी रोज डिपेंड करेगी आपस में, वो ऑपरेशंस लगाने के बाद जीरो हो जाती है। तो जो फाइनली हमारे पास रोज बचती है नॉन जीरो रोज एक्लेन फॉर्म में, जिससे हम मैट्रिक्स की रैंक लिखते हैं, ठीक है, वे इंडिपेंडेंट रोज होती है। कैसी रोज होती है? इंडिपेंडेंट रोज होती है। तो इसलिए डेफिनेशन मैंने बताया कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज की संख्या को फाइंड कर लेते हैं, तो वही मैट्रिक्स की रैंक होती है, और उसी से मैट्रिक्स की रैंक डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्लेन फॉर्म हो गया। एक्लेन फॉर्म के बाद मैंने आपको रैंक नलिटी थ्योरम बताई, और रैंक की जो बेसिक डेफिनेशन है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, वो हमारी मैट्रिक्स की रैंक की बेसिक डेफिनेशन होती है। एक्लेन फॉर्म से निकालेंगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एक्लेन फॉर्म। एक्लेन फॉर्म को मैंने कोशिश की है कि बहुत ही इजी वे में विद ट्रिक मैंने आपको बताया है। करना कुछ नहीं है, A11 A22 A33 इन एलिमेंटों को मैट्रिक्स में देखना है, उसके नीचे जीरो बनाना है। ट्रिक वही अप्लाई करना जो मैंने सिखाई है। A11 का यूज करके उसके नीचे जीरो, A22 का यूज करके उसके नीचे जीरो, A33 का यूज करके उसके नीचे जीरो। ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। डेफिनेशन की कोई नीड भी नहीं होती, डेफिनेशन तो केवल समझाने के लिए थी। वैसे तो जो ट्रिक्स है वो मैंने आपको बता दी, वो आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, और मैट्रिक्स आप एक्लेन फॉर्म में इजीली ला सकते हैं। ये आपके होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस, इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करना। 3 by 3 की है, तो डायगोनल के नीचे जीरो बना लेना, रैंक आएगी इसकी 3। ठीक है, ये 4 by 4 की मैट्रिक्स है, डायगोनल से नीचे जीरो बना देना, इसकी रैंक 3 आएगी, क्योंकि एक रोस में जीरो रो बन जाएगी लास्ट में जाकर के। रिड्यूस द मैट्रिक्स इन द एक्लेन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, इसको भी आप एक्लेन फॉर्म में बदलेंगे, यानी कि A11 इसके नीचे जीरो बनाना है, A22 ये होगा, बस आपको एक ही एलिमेंट को जीरो बनाना है, 3 को, इसकी रैंक 2 आएगी। फिर इसमें आपको रैंक और नल्टी निकालनी है दोनों मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, A11 A22 A33, इसके नीचे आपको जीरो बनाना है इन तीनों एलिमेंटों को, इसका यूज करके इसके नीचे जीरो, इसका यूज करके इसके नीचे जीरो, और इस मैट्रिक्स की रैंक आएगी 3 और नल्टी आएगी 0। नहीं, इस मैट्रिक्स की रैंक होगी आपकी 3, और नलिटी अगर निकालेंगे तो 1 आनी चाहिए। ये चेक कर लीजिएगा, कुछ एरर भी हो सकती है। अगर रैंक 3 आएगी तो नलिटी 1 आएगी, क्योंकि इसमें 4 कॉलम्स है। और अगर रैंक आपकी 3 से कम आएगी तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, रैंक 3 होगी, नलिटी 1 होगी। इसमें आपको क्या करना है, A11 ये है, इसको यूज करके इन तीनों को जीरो बना देना है। ठीक है, A22 ये है, इसका यूज करके इन दोनों को जीरो बना देना है। जो ऑलरेडी जीरो है उसमें आपका ऑपरेशंस लगाने से आप बच जाएंगे। A33 ये है, इसके नीचे जीरो बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे आप सॉल्व, तो इसकी रैंक आएगी 2। अगर रैंक 2 आएगी, चूंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो 3 - 2 इसकी नलिटी आएगी 1 के बराबर। तो मैंने आंसर भी यहाँ पर दिया है, तो इनको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म। मैट्रिक्स की रैंक हम फाइंड कर सकते हैं बाई नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्लेन फॉर्म आपको अच्छे से आनी चाहिए, कम से कम क्वेश्चन तो सॉल्व करने आने चाहिए। स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन थी वो आपको समझो ना समझो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल ट्रिक को समझ करके जो मैंने बताई है उसको आप क्वेश्चंस में अप्लाई करना आपको चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्म हमारी बनेगी उसमें भी आधा क्वेश्चन एक्लेन फॉर्म से ही होना है, आधा एक्लेन फॉर्म से होगा, और फिर हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो वो आपको मैं उसी लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।